हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल DBS एकेडमी पर। तो दोस्तों यहां पर मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर CGL के क्वेश्चन पेपर की सीरीज चलाई हुई है। हमने पिछली क्लास में SSC CGL प्री पेपर 5 अगस्त 2017 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने 14 क्वेश्चन यानी कि 64 क्वेश्चन नंबर तक हमने डिस्कस कर लिया था। और अब हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65। देखो क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 65, त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर 50 डिग्री तथा कोण ABC तथा कोण ACB के द्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं, तो कोण BPC का मान कितना होगा। BAC इसमें 50 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे एक त्रिभुज दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है ABC और इसमें BAC ये इसमें दे रखा है 50 डिग्री। कोण B तथा कोण C के द्विभाजक यानी कि ये इसके द्विभाजक हैं, ये वाले मतलब द्विभाजक का मतलब ये एंगल बाइसेक्टर और ये वाला भी एंगल बाइसेक्टर। तो ये बिंदु P पर मिलते हैं, तो हमको बताना है BPC का मान ज्ञात करो, ये वाला मान हमको बताना है। तो देखो यहाँ पर ये क्या होता है कि मैं आपको इसकी P बिंदु की प्रॉपर्टी बता दूं कि जब हमारे किसी त्रिभुज के आंतरिक द्विभाजक किसी पॉइंट पर मिलते हैं तो इसको हम इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है भाई। इन सेंटर का मतलब होता है अंतः केंद्र, ये हमारा अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र का मतलब क्या है कि इस पॉइंट P से केंद्र मानकर एक ऐसा वृत्त खींचें जो इसकी सभी भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा, तो उसको हम अंतः केंद्र बोलेंगे। तो देखो जब भी हमारे इस अंतः केंद्र पर कोण निकालने वाली बात आ जाए यानी कि कोण BPC का मान अगर आ जाए तो क्या होता है 90 प्लस 1/2 एंगल ऑफ हाफ, यानी कि ये इसका एंगल पूछा है तो इसके जस्ट पीछे वाले का हाफ इसमें 90 में ऐड कर देंगे। अगर सपोज करो ये इन दोनों के इधर की तरफ का अगर पूछा होता तो इसका हाफ हम ऐड कर देते, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई 90 प्लस 1/2 एंगल A कितना है 50 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 90 प्लस 25 यानी कि 115 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 115 डिग्री यानी कि 115। ओके, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कितना आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को P तथा Q पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो वृत्तों की त्रिज्या कितनी है। यानी कि समान त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं और वो एक दूसरे को P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और दोनों वृत्तों के बीच की दूरी, दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। तो देखो इसमें क्या होगा, समान त्रिज्या के दो वृत्त दे रखे हैं, यानी कि एक वृत्त तो ये है और दूसरा वृत्त ये है। यानी कि इसमें देखो उभयनिष्ठ जीवा यानी कि जो दोनों पॉइंट पे कट करते हैं, यहाँ से ये इसकी उभयनिष्ठ जीवा है। उभयनिष्ठ जीवा का मतलब होता है कॉमन कोड, ठीक है ना, दोनों में उभयनिष्ठ। तो ये P और Q पर कट करते हैं। ये सपोज करो यहाँ से और ये दोनों के केंद्र हैं, इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है भाई। इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर और जीवा की लंबाई कितनी दे रखी है भाई 30 सेंटीमीटर। अब देखो ये पूरा PQ हमारा 30 सेंटीमीटर है और ये वाली जो दूरी है वो 40 सेंटीमीटर है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए और यहाँ से केंद्रों के बीच की दूरी जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कट करता है तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हमारा 30 है तो ये 15 हो गया और ये 15 हो गया। ये टोटल 40 है तो ये 20 हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और ये कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। बात समझ में आ गई। हमें पूछा है कि इन वृत्तों की त्रिज्या कितनी है, यानी कि दोनों ही वृत्त आपके एक समान हैं। तो त्रिज्या पूछी है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। अब देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका O है और ये O डैश है। तो अब आप यहाँ पे सपोज करो ये M बिंदु पर काटता है
तो ओ एम पी, यहाँ पे देखो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनता है ओ एम पी। तो यहाँ से आपकी त्रिज्या समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, यानी कि ओ पी का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, ओ पी का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 400 प्लस 225, यानी कि ओ पी बराबर आ जाएगा अंडर में 625। तो इसका आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। या फिर आप वैसे भी देख सकते हैं कि 15, 20, 25 की हमारी ट्रिपलेट बन रही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा ओपी, यानी कि ये रेडियस आ गई इसकी, तो रेडियस आ जाएगी इसकी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 67, दी गई आकृति में क्यू आर एन 40 डिग्री, कोण पी क्यू आर 46 डिग्री तथा एम एन बिंदु आर पर एक स्पर्श रेखा है, क्रमशः एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करो डिग्री में, ठीक है। एक्स वाई जेड के भाई हमको मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से हमको देखो एक डायग्राम बना रखा है इसमें, तो डायग्राम क्या है भाई, डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये इसमें डायग्राम बनाया हुआ है, ये वृत्त है और इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है यहाँ पर, ठीक है। स्पर्श रेखा खींची गई है एम एन और ये आर पर स्पर्श रेखा है। अब यहाँ से क्या है, एक डायग्राम इस तरह से बनाया है, ठीक है। ये है हमारा पी क्यू, ये एक्स है, ये 46 डिग्री दे रखा है और ये दे रखा है आपका 40 डिग्री, ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। हमें बताना है x, y, z की वैल्यू क्या होती है। तो देखो इस डायग्राम को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि देखो अगर सपोज करो एक वृत्त है इस तरह से और इस किसी पॉइंट पर यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है भाई, ठीक है। इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा है, तो हमेशा ध्यान रखना इस पॉइंट से, जहाँ पर इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा है, इस पॉइंट से सपोज करो एक जीवा है ये, तो ये वाली जो जीवा है इस स्पर्श रेखा से सपोज करो थीटा डिग्री का कोण बना रही है। ये जो जीवा इस स्पर्श रेखा से थीटा डिग्री का कोण बना रही है, तो यही जीवा इस वृत्त के अंदर जितना भी कोण बनाएगी वो आपका बिल्कुल बराबर होगा। समझ में आ गई बात, यानी कि ये जो जीवा है ये वाली इस स्पर्श रेखा से जितना कोण बना रही है वही उसी जीवा द्वारा वृत्त के अंदर बना हुआ कोण बिल्कुल एक बराबर होता है। समझ में आ गया। तो इसी तरह से हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि देखो ये आपका ये एक जीवा है आर क्यू और ये स्पर्श रेखा से 40 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसी जीवा के द्वारा देखो ये वाला कोण बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी x की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, 40 के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाई x बराबर 40 डिग्री। बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से यहाँ देखो, इसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट की देखूँ बात, यहाँ से देखो ये वाला जो स्पर्श रेखा पर ये वाली जीवा y डिग्री का कोण बना रही है और इस जीवा के थ्रू ये वाला कोण वृत्त के अंदर 46 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 46 डिग्री आ जाएगी, ठीक है ना। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू, अब अगर हमें z की वैल्यू निकालनी है तो y, z और 40 इनको सभी को ऐड करके 180 के बराबर रखेंगे। या फिर अगर हमें ऑप्शन के थ्रू अगर जाना है तो ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है इसमें, पहला ऑप्शन है 40, 46 और 94, यानी कि 40, 46, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 94 हो सकता है। अगला ऑप्शन देखें 40, 50, तीसरा ऑप्शन है 46, 54 और चौथा ऑप्शन है 50, 40। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले ऑप्शन में ही हमारा x और y की वैल्यू मैच कर रही है, तीसरे, चौथे और दूसरे ऑप्शन में x और y की वैल्यू मैच नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब आप पहले ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं, पहले ऑप्शन को आप सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि z की वैल्यू भी हम तो निकालेंगे तो क्या करेंगे, y, z और 40 ये पूरा एक सीधी लाइन पर है, तो इसका मतलब इन तीनों की वैल्यू 180 के बराबर हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा भाई, y कितना है 46 प्लस z
प्लस 40 बराबर के 180, तो यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं। 180 माइनस के 40 और 46 कितने हो गए 86, तो यहाँ से आ जाएगा 94। ठीक है, तो z आ जाएगा हमारा 94 डिग्री। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया है ये। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर बराबर 54 डिग्री, बिंदु एस से पी क्यू का समद्विभाजक लंब क्यू आर से बिंदु टी पर मिलता है। यदि कोण टी पी आर बराबर 46 डिग्री तो कोण पी क्यू आर का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है, एक त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर। देखो यहाँ पर त्रिभुज दे रखा है ये पी क्यू आर, और यहाँ पर पी क्यू का लंब समद्विभाजक बिंदु एस से, यानी कि यहाँ से इसका लंब समद्विभाजक क्यू आर को टी पर काटता है। बात समझ में आ गई? ये आ गया क्यू आर को टी पर काटता है, तो ये लंब समद्विभाजक है, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर है और ये 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दे रखा है आर बराबर 54 डिग्री दे रखा है, तो ये आपका 54 डिग्री है, और इसमें दे रखा है टी पी आर बराबर 46 डिग्री। भाई टी पी आर यानी कि यहाँ से ये वाली वैल्यू भी दे रखी है 46 डिग्री। तो हमको क्या करना है, हमें बताना है कोण पी क्यू आर का मान बताओ। पी क्यू आर यानी कि ये वाला हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो भाई ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली हमें क्या करना होता है, हम थोड़ा सा इसमें हिंट देखेंगे। हिंट क्या देखेंगे भाई, क्या देखो पहले मैं यहाँ पे आपको दो प्रॉपर्टी बता दूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो मैं यहाँ पे आप बताऊँगा। एक तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि एक त्रिभुज ये है, इस त्रिभुज में ये जो कोण है ये आपका बहिष्कोण है, और ये जो बहिष्कोण है सपोज करो यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। तो बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज का, वो इस त्रिभुज के अंदर विपरीत दो कोण जो होते हैं उन दोनों का सम होता है, यानी कि x प्लस वाई होगा। ठीक है भाई, एक तो प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, अगर सपोज करो एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर मैं लंब डालूं और वो लंब सामने वाली भुजा को अगर दो भागों में विभाजित कर दे, इसका मतलब क्या है कि वो फिर जो त्रिभुज होगा वो आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा, यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बिल्कुल बराबर होगी। आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बिल्कुल बराबर होगा। बात समझ में आ गई? अगर किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर लंब डालें और वो लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, इसका मतलब क्या है कि वो त्रिभुज क्या बनता है, वो आइसोसेल्स ट्रायंगल बनता है। आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। बात समझ में आ गई भाई? समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका देखो, अब यहाँ से देखो इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूँ तो इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पर मैंने एक लंब डाला, ये वाला। अब लंब डाला तो लंब डालने के बाद दोनों भुजाओं को बराबर बराबर काट दिया, मतलब सामने वाली भुजा को बराबर बराबर काट दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब क्या है कि ये दोनों कोण आपके बिल्कुल बराबर होंगे। बात समझ में आ गई? ये वाला कोण और ये वाला कोण बिल्कुल क्या होगा, बराबर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ये 46 है और ये 54 है, अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो ये वाला देखो कितना हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा 46 और 54 इसमें ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ करके ये बहिष्कोण बनता है, तो कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये वाला हो गया 100 और ये टोटल 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखो ये जो 80 डिग्री है इस वाले एंगल का बहिष्कोण है, यानी कि x और x इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 80 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस x बराबर के 80, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। ठीक है ना, तो इसमें यही पूछा था कि पी क्यू आर की वैल्यू बताओ, तो कितना आ जाएगा भाई, इसके अंदर 40 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है अगला। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ cot a प्लस tan b अपॉन cot b प्लस tan a, यानी कि cot a प्लस tan b अपॉन cot b प्लस tan a का सरलीकृत मान बताओ। cot a प्लस tan b, यहाँ पे देखो cot a प्लस tan b अपॉन cot b प्लस tan a, इसका हमें सरलीकृत मान बताना है। बात समझ में आ गई। अब देखो सरलीकृत मान देखो करेंगे कैसे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का बड़ा सिंपल सवाल है ये। cot का मतलब होता है cos a अपॉन sin a, प्लस ये होता है sin b अपॉन cos b। इसी तरह से यहाँ करेंगे cos b अपॉन sin a sin b प्लस sin a अपॉन cos a। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इनका एलसीएम लेंगे, ऊपर वाली संख्या का, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, sin a cos b आ जाएगा, sin a cos b। अब क्या करेंगे, cos b का मल्टीप्लाई cos a में करेंगे, cos a cos b प्लस sin a sin b, sin a sin b डिवाइडेड बाय नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे, cos a sin b, cos a sin b मतलब ये एलसीएम आएगा cos a sin b। cos a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, cos a cos b प्लस sin a sin b, sin a sin b। बात समझ में आ गई। देखो इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कट जाएगी, ये संख्या हमारी ऊपर चली जाएगी, तो क्या आ जाएगा भाई इसके अंदर, cos a sin b अपॉन sin a cos b। अब देखो इसका पता है आपको क्या होता है cot a, और इसका पता है आपको क्या होता है tan b, तो इसका आंसर आ जाएगा cot a इंटू tan b। ठीक है, तो cot a इंटू tan b, यानी कि इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका पहला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कहता है। 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर का सरलीकृत मान क्या है। ये है भाई यहाँ पे 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, इसका सरलीकृत मान, यानी कि इसको भी सिंप्लीफाई करना है भाई। सिंप्लीफाई करना है तो देखो करेंगे कैसे इसको, ये देखेंगे 1 अपॉन कोसेक ए का मतलब क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, प्लस ये क्या होता है भाई कॉस ए अपॉन साइन ए। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ से तो साइन ए तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, साइन ए एलसीएम आ जाएगा तो इसको हम ऊपर पहुँचा देंगे, तो ये आ जाएगा साइन ए और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। बात समझ में आ गई। ये आ जाएगा साइन ए और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब देखो अब क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, साइन ए इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखो अभी कुछ नहीं करेंगे, ये साइन है, देखो ऑप्शन इसमें क्या आ रहा है, ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कोसेक वगैरह ज़्यादा आता है, कोसेक भी आ रहा है और मतलब कोसेक भी आ रहा है, कॉस भी आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ये कॉस में ही रहने देंगे, तो इसको कॉस में तोड़ेंगे, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के कॉस ए का होल स्क्वायर। ये 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, तो 1 मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसमें क्या लगेगा 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखो इससे ये एक कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस के कॉस ए अपॉन 1 प्लस के कॉस ए। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा इसमें सेकंड। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसके अंदर,
इफ़ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/4, तो हमें बताना है साइन थीटा का मान बताओ। इफ़ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा बराबर के, इफ़ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा बराबर 1/4, तो हमें बताना है साइन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखो इस सवाल को सॉल्व करने के हमारे दो तरीके हैं। ठीक है, पहला मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद में दूसरा तरीका मैं ऐसा बताऊँगा जो कि आपका आंसर बिल्कुल 2 या 3 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ। बेसिक तरीका क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, यानी कि इसको हम एक ही में तोड़ लेते हैं, या तो कॉस में तोड़ लो या साइन में तोड़ लो। अब देखो हम उसमें तोड़ते हैं, जैसे जो सिंगल वैल्यू साइन थीटा, तो इसको हम साइन थीटा यानी कि इसको हम तोड़ सकते हैं साइन में, तो साइन में बना लेते हैं। तो इसका आ जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा बराबर का 1/4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो साइन थीटा की ही वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को हमने x मान लिया या साइन थीटा को a मान लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 4 माइनस के 4a स्क्वायर माइनस 4a बराबर 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इधर इसको ले जाएंगे, 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3 बराबर 0। अब देखो हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल सॉल्व करने का। हम क्या करेंगे, माइनस लगा हुआ है, 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौक 12, यानी कि 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो क्या आ जाए, घटा करके 4 आ जाए। ठीक है ना, घटा करके 4 आ जाए तो क्या हो जाएगा, 6 गुणा 2 होता है। 6 में से 2 गए तो 6 दूनी 12, और 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे। अब देखो इनका साइन किस तरह से रखते हैं, यहाँ पे ये प्लस है ना, तो इसका मतलब क्या है कि प्लस का 6 रखेंगे और माइनस का 2 रखेंगे। बात समझ आ गई। लेकिन हम क्या करेंगे, जब हम इनको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो इनके साइन बदल जाते हैं। इनके साइन बदल जाते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का तो 6 आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर के साथ में 4 है ना, तो अपॉन में 4 लिखेंगे, और ये प्लस का 2 आ जाएगा अपॉन में 4। अब देखो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, माइनस के 3/2 और ये 1/2। अब देखो ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ये माइनस 1 से कम है। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू नहीं हो सकती, ये वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बराबर का 1/2। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका देख लेंगे। ठीक है ना, जो आपका बिल्कुल ही आंसर सिंपल आ जाएगा। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका भाई देखो, यहाँ पर ये दे रखा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा की कोई ऐसी वैल्यू पुट करके देखेंगे जो कि हमारा 1/4 आ जाए। भाई थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, 45, 60 या 90, बस इतना ही पुट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पुट नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि हमें इनकी वैल्यू इजीली पता है। तो थीटा की वैल्यू देखो, 0 तो कर नहीं सकते, अगर 0 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर 1 आएगा, लेकिन 1/4 चाहिए। तो थीटा की वैल्यू हम क्या करते हैं, 30 पुट करके देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 30 माइनस के साइन 30। अब देखो इसको वैल्यू देखें, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस के 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसको देखेंगे भाई 4 आ जाएगा, माइनस के 2, 4 एकम 4, 3, यानी कि 1/4 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि थीटा की वैल्यू 30 पुट करनी पड़ेगी। हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है ना, जो मतलब थीटा की वैल्यू पुट करके यहाँ पर सब संख्या आए वही आपको यहाँ पर पुट करना है। समझ में आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन DI का क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना, एक टेबल दे रखी है और मैंने क्या काम करा, वो टेबल मैंने यहाँ पे बना ली है। ठीक है ना, अब इस टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आएगा इसमें। सबसे पहले सवाल कह रहा है इसमें
नीचे दी गई तालिका में एक महाविद्यालय में दिए गए 5 वर्षों में कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा व्यवसाय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो टेबल के बारे में बता दूं कि ये वर्ष है, ये कला के छात्र हैं, ये विज्ञान के, ये वाणिज्य के, ये व्यवसाय के हैं। यानी कि देखो 2012 में कला में 48 छात्र थे, विज्ञान में 105 थे, वाणिज्य में 148 थे, व्यवसाय में 32 थे। इसी तरह से 2013 का डाटा ये दे रखा है, 2014 का ये है, 2015 का ये है, 2016 का ये है। देखो डीआई के सवालों को सॉल्व करने से पहले हमको पहले उसको समझना होता है कि डीआई आखिर है किस चीज़ की और क्या कहना चाहता है इसमें। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। यानी कि क्वेश्चन नंबर 72 में इसमें कह रहा क्या है, 2012 से 2016 तक वाणिज्य के सभी छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2012 से 2016 तक हमें वाणिज्य का लेना है, यानी कि ये वाला। तो देखो 2012 में 148 था, 2016 में 168 हो गया। तो यहाँ से देखेंगे कितनी वृद्धि हुई है और हमें परसेंटेज में निकालना है। तो 148 था और 168, तो कितनी वृद्धि हुई है भाई, 168 माइनस के 148। अब परसेंटेज में निकालेंगे तो 148 पे निकालेंगे, इनटू में करेंगे 100, तो कितना आ जाएगा 20/148 गुणा में करेंगे भाई 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो यानी कि ये आ जाएगा 500/37। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब 37 का हमें डिवाइड करना है। तो 37 का देखो डिवाइड में यहाँ पे कर देता हूँ 500, ये कितना आ जाएगा 37 एकम 37, 13 0। अब कितनी बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, 13 सत्ते 91, 13 तिया 39, 39 और 9 सॉरी 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, ये आ जाएगा। यानी कि 19 बचा, फिर 0 उतार लिया, पॉइंट लगा दिया, तो 13 कुछ पाएगा। तो इसमें देखो एक ही ऑप्शन आ रहा है 13.51, तो इसका आंसर आ जाएगा 13.51। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 13.51% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 73, 2012 से 2016 तक व्यवसाय के छात्रों की संख्या की वार्षिक सामान्य वृद्धि दर कितनी है। ठीक है, वार्षिक सामान्य वृद्धि दर 2012 से 2016 तक व्यवसाय के छात्र ये हैं। ठीक है ना, तो टोटल हम देखेंगे कि इसमें टोटल कितनी वृद्धि हुई परसेंटेज में, उसके बाद में फिर हमें वार्षिक में निकालना है, यानी कि जितने सालों का ड्यूरेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। तो जितने सालों का ड्यूरेशन इससे डिवाइड कर लेंगे, यानी कि वार्षिक निकल आएगी। तो पहले तो हम ओवरऑल निकालेंगे, तो ओवरऑल निकालेंगे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 32 है और यहाँ 48 है, तो टोटल 48 माइनस के 32 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 32 पे निकालेंगे, इनटू में करेंगे 100, तो ये ओवरऑल आ जाएगा टोटल चेंज। ठीक है, तो टोटल चेंज कितना आ जाएगा भाई, 16/32 गुणा 100, तो ये आ जाएगा 50%। अब देखो 50% तो हमारा टोटल आया है, लेकिन हमें तो वार्षिक निकालना है। तो पहले तो आप ये देखेंगे कि ये कितने वर्षों का अंतर आ रहा है। देखो आप ऐसे मत सोचना 2012 से 2016 यानी कि 1 2 3 4 5 साल नहीं है, हमें चेंज देखना है। चेंज कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है 12 से 13, एक बार तो यहाँ पर चेंज हुआ 12 से 13, और एक बार 13 से 14, और एक बार 14 से 15, और एक बार 15 से 16। तो यानी कि 1 2 3 4 बार ही तो चेंज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, वार्षिक वृद्धि दर निकालेंगे, वार्षिक दर। तो 50/4 यानी कि 12.5% इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, तो 4 का हम डिवाइड करेंगे 12.5% वार्षिक दर आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है इसके अंदर, कला पढ़ने वाले छात्रों की संख्या की वार्षिक औसत तथा विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या की वार्षिक औसत का अनुपात बताओ। वार्षिक औसत यानी कि टोटल हमारा एवरेज निकालना है, एवरेज का अनुपात लेना है, कला पढ़ने वाले और विज्ञान पढ़ने वाले। तो देखो यहाँ से देखेंगे, जब हम यहाँ से इनका सभी का ऐड करेंगे तो कला पढ़ने वाले कुल छात्र कितने हैं, 338। अगर हम इसका औसत निकालें तो 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, अनुपात निकालेंगे 662।
बट्टे 5। देखो 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ ही 5 आ रहा है तो हमारा कट जाएगा। अब यहाँ से देखो काटेंगे इसको, जब इसे हम काटेंगे तो यहाँ से 2 से कट जाएगा, ये कटेगा भाई 169 अनुपात 331। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ये इसका सही आंसर है 169 अनुपात 331। देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको। जब भी आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर रहे हो तो पहले वाला आप ऐड करके देखो, पहले वाला 338 आया है। अब आप ऑप्शन में देख लो कि 338 कौन से वाले ऑप्शन से कटेगा, तो पहले में आ रहा है 169, तो 169 से 338 कट जाएगा। दूसरा 66 से नहीं कटेगा, 127 से भी नहीं कटेगा और 32 से भी नहीं कटेगा। तो आप पहला ऑप्शन ही टिक कर सकते हैं, मतलब पहले वाले को ही देख लेते हैं कि ये कौन से कट रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लगा देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 75, क्वेश्चन नंबर 75। इन 4 विषयों में कुल छात्रों की संख्या में किस वर्ष में गत वर्ष से सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है? गत वर्ष का मतलब पिछली वर्ष से, मतलब कौन सी वर्ष में पिछली साल से ज़्यादा अधिक वृद्धि हुई। ठीक है, तो हमें ये बताना है 4 विषयों में, ये नहीं कि इन 4 विषयों के अंदर। तो हमें देखेंगे तो टोटल देखेंगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ से 2012 का हमने टोटल निकाला 333 आया। ठीक है, टोटल छात्र 333 थे, यहाँ से इनका टोटल निकाला 345, यहाँ से टोटल निकाला 369, इसका टोटल निकाला और इसका टोटल निकाला। अब देखेंगे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या है कि पिछली साल से किस में सबसे ज़्यादा वार्षिक, मतलब किस में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई। तो इन दोनों का अंतर निकाल के देख लेते हैं। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि 12 की वृद्धि तो यहाँ हुई। लेकिन परसेंटेज नहीं निकाला है मैंने, परसेंटेज निकालूंगा मैं बाद में। अभी मैंने 12 की वृद्धि आई, हम टोटल देख लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये 4 और ये 2, 24 की वृद्धि यहाँ हुई है। इनमें देख लेते हैं, 18 में से 9 गए तो 9 बचे, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, 49 की वृद्धि यहाँ हुई है, 49 की। और यहाँ से देख लेते हैं यहाँ पे कितना वृद्धि हुई है, 1, 5, 51 की वृद्धि यहाँ पर हुई है। अब देखो हमें परसेंटेज देखना है, तो जाहिर सी बात है परसेंटेज देखो इनका तो बहुत कम आएगा, इन दोनों का ही ज़्यादा आएगा। अब इन दोनों का ज़्यादा कैसे आएगा, 51 का ज़्यादा आएगा या 49 का ज़्यादा आएगा। तो हम देख लेते हैं परसेंटेज वृद्धि अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पर, तो 49 की अगर मैं निकालूँ तो 49 बट्टे कितना भाई, 49 की वृद्धि हुई है 369 रुपये। गत वर्ष में तो 369 थे ना, तो 369। या फिर मैं निकालूँ 51 की वृद्धि हुई है 469 रुपये। अब देखो ऊपर तो 49 है और 51 है, ज़्यादा तो फर्क है नहीं, लेकिन नीचे वाली संख्या क्या है, 369 यहाँ पर है और 469 यहाँ पर है। तो यहाँ पे देखो कम से कम ना तो 100 का 418, सॉरी यहाँ पे 51 बट्टे 418 वृद्धि हुई है। ये 369 है, ये 418 है। जाहिर सी बात है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर अगर हमारा जितना छोटा होता है वो संख्या उतनी ही बड़ी होती है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कम आएगी और इसकी वैल्यू हमारी ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि ऊपर तो ज़्यादा फर्क नहीं है लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू बड़ी आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ही सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2015 में, यानी कि 2014 से 2015 में जब आए हैं तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2015। समझ में आ गया भाई? ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे सवाल सॉल्व कर रहे थे और यहाँ पर ये हमारा हो गया पूरा, यहाँ पे पूरा सेट हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको 2017 का नेक्स्ट पेपर लेके आऊँगा। उसमें थोड़े से क्वेश्चन कठिन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है उसके अंदर और बहुत कठिन क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो उन क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह से सॉल्व करेंगे भाई। तो देखते रहिए भाई हमारा चैनल। और प्रैक्टिस सेट अगर मैं बता रहा हूँ, आप डेली के डेली आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ CGL का प्रैक्टिस सेट मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मतलब सब लोगों को पता चले कि भाई मैंने एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।